रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में नहीं पहुंचे। उनके साथ ही उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम खान भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई थी। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब सोमवार से राज्य का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि आजम परिवार सपा हाईकमान से नाराज है। पूरा मामला समझेंगे, पर उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने के फैसले से वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव भी मार्च में सपा की बैठक में नहीं गए थे। उन्होंने दावा किया था कि सपा की मीटिंग में सभी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें कोई न्योता नहीं मिला। बाद में सपा ने इस सवाल पर कहा था कि वो सहयोगी दल के नेता हैं और उनकी बैठक अलग से होगी। इससे पहले सपा नेता ने कहा था कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। आजम खान ने कहा था, लंबे अरसे जेल में रहा, सियासी माहौल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम भी सोचेंगे कि हमारी नियत, वफादारी, मेहनत में कहाँ कमी रह गई कि हम घृणा का पात्र बन गए। करीब 27 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर शुक्रवार को रामपुर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने स्पष्ट कहा था कि उनकी तबीयत ने उनके अपनों को बड़ा योगदान दिया है। रामपुर में आजम खान ने कहा था, मेरी तबीयत में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है। मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। इतना ही नहीं, आजम खान ने पिछले दिनों जेल में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की, लेकिन सपा के वरिष्ठ विधायक रविदास मल्होत्रा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं की थी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान किस तरह का ट्विस्ट लाते हैं इस राजनीति के खेल में। मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से शमशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के पास इसी बड़े सवाल के साथ में आऊंगी कि समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक पर नहीं पहुंचते हैं। किस तरीके कई तरीके के कयास जो है लगाए जा रहे हैं। क्या अब आजम खान और शिवपाल सिंह यादव एक नया मोर्चा स्थापित करने वाले हैं? विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे पैनल के सामने इतने ज्वलंत विषय को उठाने के लिए मुझे आमंत्रित किया, और अन्य पैनलिस्ट को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस विषय के लिए इस पैनल में उपस्थित हुए। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा अपरिपक्व जैसा बयान लगता है मुझे कि जब भी कोई किसी की मनस्थिति का आकलन करने का प्रयास करता है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो आजम खान जी जब जेल से रिहा हुए हैं, कई पत्रकारों ने उनसे लगातार ये सुनने की उम्मीद में, ये प्रयास करने की उम्मीद में बराबर लगातार सवाल पूछने का प्रयास करते रहे वो कि किसी तरह से वो समाजवादी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति कुछ ऐसा कह दें जिससे कि खबरों का बाजार गर्म हो जाए। लेकिन आजम खान जी, मैं फिर कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि बहुत ही परिपक्व, अनुभवी और अपने आप में एक राजनीतिक ग्रंथ की तरह पूरी विशेषता और योग्यता रखते हुए एक बहुत बड़े संभ्रांत नेता है हमारे राष्ट्रीय हमारी पार्टी के और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आजम खान जी से यह सवाल बड़ा स्पष्ट पूछा गया कि आप अखिलेश जी से नाराज हैं। उन्होंने मुस्कुराकर एक ही बात कही थी कि क्यों नाराज होऊंगा, उन्होंने ऐसा क्या नुकसान किया है मेरा जो मैं नाराज होऊंगा। और पार्टी बदलने की बात जहां तक हुई तो उन्होंने एक बात और कहा था, मैं कोई हार्दिक पटेल तो हूं नहीं। तो मुझे लगता है कि परिपक्व नेताओं के, परिपक्व राजनेताओं के बयानों को अपरिपक्वता की दृष्टि से देखना, सहेजना, संजोना या उस पर कोई तर्क देना, मुझे लगता है ये बहुत ही अपरिपक्व राजनीति का परिचय हो जाएगा। जब वो स्वयं आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का बड़ा हाथ है। कौन है वो अपने?
कौन है वो सगे, कौन है वो लोग? जी देखिए, मैं अब इसका भी जवाब दे देता हूं। आपको ये समझना होगा कि आजम खान जी पे केस सबसे पहले किए किन्होंने। सबसे पहले जो 8 केस हुए, जो शुरुआत होती है इस पूरी परिपाटी की, 87-83 केस, 87-86 केसों तक हम चलते हैं। ये सारे केसेस अगर आप देखेंगे, किसी ने बोतल चुराने की, बकरी चुराने की, मुर्गी चुराने की, या मतलब एक ऐसी मानसिकता वाली सरकार जिसकी मानसिकता बकरी, शीशी या मुझे लगता है मुर्गी चोरी, इसके ऊपर निकल ही नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह समझनी पड़ेगी कि किन लोगों से केस करवाए गए, किन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन लोगों को, जिन लोगों को दुगने चौगने मुआवजे के दाम पर उनकी जमीन के मुआवजे दिलवाए आजम खान जी ने। और उससे भी बड़ी बात आपको समझनी होगी कि मुकदमे किए किन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित अधिकारियों ने। रामपुर में किस तरीके से विशेष का प्रयोजन के तहत विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति की गई, इसको भी समझ लेते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उन्होंने कहा मेरे अपने लोग। ये अपने लोग कौन थे? ये अपने लोग वही थे जो आज समाजवादी पार्टी के साथ रहे कभी किसी समय में, आज हो सकता है कि वो किसी और दल, भाई भाजपा तो है ही, भाजपा तो गोद में बिठाने वाली पार्टी है ही। ऐसे कई नेता हैं, कई अधिकारी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता के नजदीक रह करके अब आज वो भाजपा के करीबी हो गए। विवेक पांडे जी, भाजपा को वो अपना क्यों बताएंगे? भाजपा कैसे उनकी अपनी हो गई, आप बताइए। बीजेपी से क्या? मैंने भाजपा को अपना बताया ही नहीं, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं। मैंने कहा वो संदर्भित अधिकारी जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के करीबी रहे और आज भाजपा सरकार आई तो भाजपा के करीबी बन के बैठ गए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारी पार्टी में तो स्वनिर्णय, स्वविवेक से कार्य करने वाले नेता थे, लेकिन भाजपा की पूरी कार्यप्रणाली और पूरी सरकार ही टीम 11 या टीम 9 इनकी जो भी कही जाए उस पर डिपेंड है। इनके तो अधिकारी जितना बता देते हैं उतना ही ये काम करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरा नेतृत्व तो अनुभवहीनता का परिचायक है। कभी इन्होंने कोई मंत्रिमंडल, कोई मंत्रालय संभाला तो है नहीं। इनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जातिगत विभेद और जातिगत बयानबाजी के अलावा इनके नेताओं ने कभी कुछ किया हो तब तो वो कुछ कर पाएंगे। प्रदेश को जिस तरह वो संचालित कर रहे हैं, अब आज की परिपाटी चले आइए, चलिए आज की परिपाटी देखिए। अब आज की परिपाटी महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सारे मुद्दों को छोड़ के ज्ञान मापी को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाया जा रहा है। भाई मैं तो पूछ रहा हूं, हम तो बराबर सवाल उठाते हैं। 50 साल के इतिहास में अगर आप उठा के देखिए, सबसे पहली बार सबसे प्रबल महंगाई, सबसे प्रबल बेरोजगारी, सबसे प्रबल अशिक्षा नीति, सबसे प्रबल कमजोर विदेश नीति। आप अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हर इकाई में कमजोर पड़ते जा रहे हैं और आप ज्ञानवापी दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी तो अपना भविष्य खुद तलाश रहा है इस समय कोर्ट के दरवाजे पे। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, इन्हीं पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। और वही सवाल ये भी मैं ऐड कर रही हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक पर नहीं पहुंचे। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव भी प्रसपा से वहां पर नहीं पहुंचे, आजम खान के बेटा अब्दुल्ला भी वहां पर नहीं पहुंचे। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नया मोर्चा स्थापित करने वाले हैं। और वहीं विवेक पांडे जी की जो बातें हैं, जो उन्होंने आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर लगाया, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ। पहले तो मैं इनकी बात से समझ नहीं हूं। इनका जो बयानी है विवेक पांडे का, वही अपरिपक्व है। कहीं ना कहीं आजम खान जी को लगा होगा कि मेरा इस पार्टी में दम घुट रहा है, तभी उन्होंने किया। और जहां तक गोद में बिठाने की बात है, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, जहां पे लोगों को लगता है कि उनका दम घुट रहा है, तो वही सपा में आते हैं। और जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं, जो जिसकी हिंदू सोच होती है, वही इस में आते हैं। क्योंकि अगर हम इस्लामिक देश को तो हम नहीं बना सकते ना। अभी इन्हीं के जो मतलब अखिलेश यादव ने कैसा बयान दिया था कि हिंदू जहां भी पत्थर को रख देते, सिंदूर चढ़ा देते, तो वो मंदिर बन जाता है। तो आप इतना इतिहास पूरा आप सर्च कर लीजिए विवेक पांडे जी, आपको सड़क पे बीचों बीच मजार मिलेगी। तो आपको इतना करना चाहिए। और जहां तक बात होती है कि विकास और बेरोजगारी की, तो जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ, चाहे किसी भी सरकार में हुआ है, उतना विकास नहीं हुआ है। 2012 से, अभी आप शांत रहिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। 2012 से 17 तक इनके में पूरे हत्या, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, और ये भी अभी भी पकड़ाए गए, इनके इत्र पकड़ा रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार की नोटों की गड्डी कर रही है। और आजम खान को आजम खान का भी इतिहास छुपाने की उनका क्या है। आप किसी पे भी एक
भाजपा नेता पे, जो शीर्ष नेता है योगी जी पे या नरेंद्र मोदी पे, इनको भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं मिला। और लेकिन जब 2017 में अखिलेश यादव था तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा सबसे परम था, लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे परम था। और जहां आजम खान की बात है, इन्होंने हमेशा, और नरेंद्र मोदी के लिए इनके पिताजी ने, अखिलेश यादव के, संसद में 20 संसद में भाषण दिया था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को दोबारा देखना चाहता हूं। जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या आजम खान का खाक होगा? जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या आजम खान का खाक होगा? तो ये चीज तो ये ना बोले विवेक पांडे जी, अपनी अपरिकता का निर्णय है। बस इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा का, अभी 10 रुपए पेट्रोल का सस्ता हो गया, वो है नरेंद्र मोदी तुरंत लगता है हाँ हाँ करने से कुछ नहीं हो जाता है। आपके में भी जो बिजली के दाम थे, आप आंकड़ा उठा लीजिए कितने कितने बड़े थे, मतलब बिजली के दाम कितना बढ़ाते थे, और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बिजली का दाम हम फ्री कर देंगे। तो अपरिकता तो आप है। और आजम खान ने जो दिखाया है, और वो निश्चित मुझे लगता है कि उनको भी समझ में आ गया कि वो कौन अपना है कौन पराया है। और ये लोग जो बोलते हैं कि झूठे केस में फंसा है, तो झूठे केस में फंसाने की ये नियत भाजपा की नहीं होती, झूठे केस में फंसाने की है। तभी तो ये कहते हैं इनके अखिलेश यादव, अगर हमारी सरकार बन गई तो जो हमारे खिलाफ बयानबाजी दिया उसको जेल में डालेंगे। तो ऐसा कहां होता है लोकतंत्र में कि अगर हम अपनी आजादी छीन ले, मतलब ये इनके गुंडे राज है। और जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2016 में दिया था, दो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने उन्हीं को दिया, गुंडों को, जो कि चेन पहन के आए थे, मोटरसाइकिल में आए थे। तो इनकी पार्टी तो शुरू से गुंडों की रही है। ठीक है, मैं प्रस्पा के पास पे लौटूंगी, लेकिन उससे पहले विवेक पांडे जी, इन सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना भी चाहते हैं? मैं इनकी बातों से इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, एक रट्टू तोते की तरह ये केवल स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं और यहाँ बोलने लगते हैं। मैं तो बीच में बोल भी नहीं रहा था, ये कह रहे थे चुप रहिए। मुझे हंसी इस बात पे आई, ये करते हैं कानून व्यवस्था की बात। जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े अपने पूर्व 0.1 कार्यकाल के ये देख ले, शून्यकाल जिसको मैं हमेशा कहता हूं, उसमें मुझे लगता है हर कैटेगरी के अपराधों में एनसीआरबी के आंकड़े सबसे ऊपर थे। 114 दागी विधायक जो इनके थे, सदन का हिस्सा थे, जो कि एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट कहती है। वो इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट ना आप बनाती है ना हम बनाते हैं, ये तो स्वायत्त संस्था है, वो खुद ही इसका सर्वे करती है। लगातार जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी आज भारत 68वें स्थान पे आ गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत एकदम निचले पायदान पे चला गया, हंगर इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पे आ गया, और ये कहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। जितने एमओयू इन्होंने पिछले कार्यकाल में साइन कराए थे, मुझे एक अगर कोई उद्योग बता दे जहां पे लगे हों, चलिए सारी बातें छोड़ देते हैं। ये करते हैं पारदर्शिता शुचिता की बात। जिस तरह से 9,500 यूपी एसआई दरोगा भर्ती के बच्चे लगातार 100 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने के बाद भी इको गार्डन में धरने दे रहे हैं, लगातार एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। ये एसआईटी गठित करना ही नहीं चाहते, पेपर लीक हो चुके हैं और ये चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे बकायदा कि कितनी भर्तियों में कितना पैसा चलता है भैया? आप तो नौकरियां बेचते हैं। आपके कार्यकाल में तो पैसा लेके जाओ और तमाशा देखते हुए नौकरी खरीद लो। पिछले कार्यकाल में 50% से अधिक पर्चे इन्होंने लीक करा दिए, इस बार भी इनसे नहीं संभला। भर्ती बोर्ड के पर्चे फिर लीक हो गए। सॉल्वर गैंग 15 से 20 लाख लेकर के बकायदा सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। अभी तक एसटीएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद भी एसआईटी गठित नहीं होगी, क्योंकि सरकार पारदर्शी है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और जो भ्रष्ट तरह के दरोगा इनको चाहिए, क्योंकि जो इनको कलेक्शन, इलेक्शन और सबसे बड़ा एक्शन इनका जो चुनावी होता है उसमें सहयोग कर सके। अरे हम तो कह रहे हैं एसआईटी क्यों नहीं गठित करते भाई? जो बच्चे धरने दे रहे हैं उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? उनको क्या ज्ञानवापी में नौकरी देंगे ले जाकर के, जो ज्ञानवापी के मुद्दे पे इतना उछल कूद कर रहे हैं बंदरबाग करते हुए? हम तो पूछ रहे हैं, ये आप अगर निष्पक्षता की बात करते हैं तो वो बच्चे क्या वहां तमाशा कर रहे हैं? और ऊपर से वो बच्चे जो वहां पे धरने दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी कर रहे हैं। परसों तो एक और वीडियो जारी कर दिया जिसमें कि पत्रकार को धमकाते हुए पुलिस दिखाई दी, पत्रकार को धमकाते हुए पुलिस दिखाई दी। अब ये तो सोचने वाली बात है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता कि किस मुंह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं, किस मुंह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आपने तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी, रैंकिंग अगर आप भारत की देखेंगे तो उसको भी आपने सबसे गिरा करके नीचे रख दिया। भाई मैं कहता हूं, जो आप कहते हैं कथनी और करनी का अंतर भाजपा साफ दिखाई देती है, क्योंकि भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनुभवहीनता का प्रमाण है। ये मुझे कह रहे थे अपरिपक्व, ये बयान देने के पहले जरा आंकड़े अगर उठा के बात कर ले, आंकड़े अगर दिखा दूं मैं इनको, तो मुझे लगता है उस आंकड़ों को भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा परिपक्व लोगों को, ठीक है, आंकड़ों को देखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास विवेक पांडे जी। हमारे साथ में प्रस्पत से यहाँ पर शमशाद जी भी जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक?
जी जी आ रही है, बताइए। हाँ, स्वागत है आपका। सवाल यही है, आवाज आ रही है? शिवपाल सिंह यादव जो है नहीं पहुंच पाए। इससे पहले जब उन्हें बैठक में नहीं बुलाया तो वो इतने नाराज हो गए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे शिवपाल सिंह यादव को लेकर के। लेकिन आज की जो बैठक थी उसमें ना ही आजम खान पहुंचे, ना ही शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। तो क्या कहेंगे, क्या दोनों मिलकर के एक नया मोर्चा शुरू करने वाले हैं? क्या कहेंगे शमशाद अहमद? नहीं, देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी की बैठक थी, मेरे ख्याल से वो उनकी विधानमंडल दल की बैठक थी। तो उनके जो विधानमंडल दल के जो सदस्य थे, जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो लोग आए थे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं माननीय शिवपाल जी सिंह, और लेकिन वो तो मान रहे थे हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन जब अखिलेश भैया ने कह दिया कि वो हमारे पार्टी के नहीं है, उनका अपना एक पार्टी है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे घटक दल हैं, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया तो फिर उस मीटिंग में जाने का मतलब भी क्या रह गया? जब अखिलेश जी ने कह ही दिया कि वो पर आए हैं तो फिर उनके अंदर मीटिंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो इसलिए जाना नहीं है। अब दूसरी चीज, आपका सवाल है माननीय आजम खान साहब के ऊपर। अब माननीय आजम खान साहब भी आज की डेट में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, वहां के विधायक हैं। अब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके दुख दर्द में शामिल है। जेल से मिलने गए, जेल में पहले 2 बार मिलने गए, उसके बाद भी कल जब वो छूटने लगे तो वहां पे गए। सुबह जेल पे भी, सीतापुर जेल पे आप पहुंचे, वहां पे रिसीव किया उन्होंने। वो उनका जो 35-40 साल का जो उनका साथ था, वो उठने बैठने का था, उस वजह से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी गए। जो उनसे हो पड़ा, उनसे मिले। किसी के दुख पे जाने से किसी को कुछ मिल नहीं जाता, लेकिन उसका मॉरल जरूर आप बुस्टअप करते हैं। इस नाते वो गए थे। शिवपाल सिंह यादव दोनों के बीच में जो नजदीकियां देखी जा रही है, क्योंकि लगातार शिवपाल सिंह यादव का जो है जेल में दौरा भी रहा आजम खान को लेकर के, और जिस दिन वो बाहर निकले उस दिन भी वहां पर जो है उन्हें वेलकम करने के लिए शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे। उन दोनों की जो नजदीकियां हैं उस पर भी मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी शमशाद जी। भाई, दोनों को नजदीकी का मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत अगर राय देखिए तो दोनों आदमी सताए हुए हैं। समाजवादी पार्टी से दोनों लोग सताए हुए हैं, दोनों का अपमान हो रहा है। ये शुरू में जब हुआ, जब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो तभी ये चर्चा हो गई कि समाजवादी पार्टी में कौन ऐसा आदमी है जो भैया के लिए कल का चैलेंज हो सकता है। तो उसमें 2 नाम आया, एक माननीय शिवपाल सिंह जी का, एक माननीय आजम खान साहब का। तो माननीय शिवपाल सिंह जी को पहले ही निपटा दिया था उन लोगों ने। उसके बाद बचे ये साहब, तो इनको जेल का काम दिखा दिया रास्ता। आप जो है, तो इनके लोग के चेहरे से तो लग रहा है कि कैसे आजम खान साहब छूट गए। ये तो चाहते थे कि वहां से अंतिम संस्कार होके ही निकले। खुदा ना करे भाई किसी के मानने न मानने क्या होता है। लेकिन जब आप देखिए, इनका हाव भाव देखिए, जब से वो छूटे हैं, ये इनके सारे सोशल मीडिया वाले, जवानी कुर्बान वाले साहब, ऐसा जैसे गधे पर से सर से सींग गायब हो जाए, उसी तरीके से सब गायब हो गए। ना कोई कमेंट हो, एकदम सन मार के सब बैठ गए। ये क्या हो गया, कैसे छूट गए, बड़ा दुख हो गया। कोई गया नहीं वहां, बड़ा नेता नहीं गया। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इनको तकलीफ कितनी है। तो अब हम लोग तो भाई पुराने लोग हैं, पुराने समाजवादी। ये लोग ने तो पार्टी पे कब्जा कर लिया। जो लोगों ने पार्टी बनाया, खड़ी किया, साइकिल से प्रचार किया, 60-60 किलोमीटर पैदल गए, साइकिल चला के गए, आज उन सबको किनारे लगा दिया। अब ये भाई नेतृत्व परिवर्तन हो गया, उनके नेता अलग हैं, उनको मुबारक हो। हम लोग नेता अपना मुबारक हो, हम लोग अपना काम करेंगे। सवालों के साथ आपके पास में, ठीक है विवेक पांडे जी, इन सभी बातों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिन लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करा, साइकिल पर घूमे, तमाम तरीके की बातें जो शमशाद जी कह रहे हैं, आज उन लोगों को किनारा कर दिया। और आजम खान की अगर बात की जाए, शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए, दोनों कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं पहुंचे क्योंकि दोनों पार्टी से सताए हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शमशाद भाई की अपनी सोच है, शमशाद भाई की अपनी सोच के ऊपर तो मैं सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस व्यक्ति को लेकर के यहां बातें हो रही हैं, जब उनसे लाइव इंटरव्यू में यह बात पूछी गई थी कि अखिलेश नहीं मिलने आए तो कोई वजह होगी, और उन्होंने ये जवाब दिया कि अखिलेश नहीं मिलने आए तो कोई वजह होगी, मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं। पार्टी छोड़ने और अखिलेश जी के न मिलने आने पे उन्होंने दोनों ही बड़ी परिपक्वता के साथ बड़ा बयान दिया था, जिसको कि समझने की जरूरत है। हार्दिक पटेल जी ने हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ करके दोबारा अपनी एक नई राजनीतिक बयार या नई राजनीतिक यात्रा को शुरुआत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाए हैं,
आजम खान जी इतने अपरिपक्व नेता नहीं है। और पहली बात मैंने पहले ही कह दिया था इसीलिए कि आजम खान जी अपने आप में एक राजनीतिक ग्रंथ के समान है। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब कोई बयान देते हैं तो उसमें बड़ी जिम्मेदार पूर्ण भाव उनका होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं कोई हार्दिक पटेल नहीं हूं। इसी बात से कम कयासों का जो बाजार है उसे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी सोच है। आज माफ चाहता हूं, आज जो है माननीय आजम खान साहब का जो है एक बयान आया है सुबह। उन्होंने कहा है कि मैं पहले अपनी दशा ठीक कर रहा हूं। नहीं, ये कल ही कह दिया था उन्होंने, कल ही तय उन्होंने ये बात कल ही कर दी थी। और मैं ये भी कह दूं कि आज की जो बैठक थी, अभी वो इतने लंबे अंतराल के बाद बाहर आए हैं, उनको भी समय दिया जाए, उनको स्वयं निर्णय लेने दीजिए। आप भी यही हैं, आप भी समाजवादी हैं, हम भी समाजवादी, लेकिन उनको निर्णय स्वयं लेने दीजिए, इससे कोई आपत्ति की बात नहीं है। रही बात जब वो स्वयं बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा उनके बयान पे कोई कमेंट करना या कोई इस तरह से उस पर कुछ कहना, मुझे लगता है कि ये बड़ा अपरिपक्व लगेगा। और मैं उस स्तर का भी नहीं हूं कि मैं उनके बयानों का आकलन कर सकूं। देखिए, हम बहुत छोटे, समझाता एक मिनट पूरी कर लूं, समझाता एक पूरी कर लूं। हम लोग देखिए बड़े छोटे कार्यकर्ता है मैं, और आजम खान जी हमारी पार्टी के संस्थापक भी हैं और बहुत ही प्रभावी नेता भी हैं। मैं इतने बड़े नेता के बयानों के अंदर बैठ करके विश्लेषण करूं, मुझे लगता है ये थोड़ा मेरे लिए अपरिपक्व हो जाएगा, राजनीति का परिचय होगा। मैं सवाल आपसे ही ले रही हूं, आप कह रहे हैं कि नाराज नहीं है, अपरिपक्वता का परिचय नहीं देते हैं, लेकिन वो अगर नाराज नहीं है तो फिर वहां पर बैठक में आज क्यों नहीं पहुंच पाए? चलिए ठीक है, शिवपाल सिंह यादव क्यों नहीं पहुंचे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रसपा ने दे दिया, लेकिन आजम खान क्यों नहीं वहां पर पहुंचे? उनके बेटे वहां पर क्यों नहीं पहुंचे अगर वो नाराज नहीं है? क्योंकि आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो नाराज है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसको लेकर के चर्चा हुई है। जिस तरीके से उनके मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर गंभीर आरोप जो है सपा सुप्रीमो के ऊपर लगाए, लेकिन आप इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। फिर सवाल यह है कि वो जो है बैठक पर आज क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको इसका जवाब दे दूं। एक पार्टी में कई समर्थक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं, और उससे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं कि आजम खान जी एक लंबे संघर्ष के अंतराल के बाद बाहर आए हैं। अगर बात उनके बेटे की जाए तो उनके न रहते हुए भी उनके बेटे के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही। चुनाव लड़ाने से लेकर के आज उनको कद और पद तक लाने में समाजवादी पार्टी आगे भी खड़ी रहेगी। आजम खान जी का देखिए, जो आजम खान जी का जो कद है समाजवादी पार्टी में, उस कद को कोई सवाल उठाए, उस कद पे किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे, ये मुझे नहीं लगता ये लाजमी है। और सबसे बड़ी बात है, अभी मुलायम सिंह जीवित हैं, मुलायम सिंह जी के संरक्षण में विरोधी दल का आप दे देते हैं उनको, अगर पद का लालच नहीं तो आप नहीं, मैं आपको शमशाद भाई इसका जवाब दे दूं, मैं आपको इसका जवाब दे दूं। ये ट्वीट मैंने किया है मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने भी ये सलाह दी है हमारे समाजवादी पार्टी में, बल्कि कई लोग चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष आजम खान जी को बना दिया जाए। और ये नहीं है, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं। हालांकि चलिए सोशल मीडिया पे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने स्वयं भी, मेरी बात पूरी हो जाए शमशाद भाई, रुक जाइए। ये मांग हमने भी की है और ये मांग कई कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर एक विपक्ष में है तो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने खड़ी रहे। और इसकी मांग कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अखिलेश यादव जी के सामने रखी है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है, जब तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक नई निर्णय आता है उस पर टिप्पणी करना, देखिए हम अपनी बात रख सकते हैं पार्टी के नेतृत्व के सामने, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के नेतृत्व का ही होता है। ये तो शमशाद भाई भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमें लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। और कई लोग, ऐसा नहीं है शमशाद, ये बात मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं, कई लोग समाजवादी पार्टी में चाहते हैं आजम खान जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ठीक है शमशाद जी, रखिए अपनी बात। एक और सवाल इसमें ऐड कर रही हूं, जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। अगर मैं मुस्लिम वोट की बात करूं, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव और आजम खान दोनों मिल रहे हैं, दोनों साफ दिख रहा है कि नाराज भी हैं सपा से, तो क्या अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं? और अगर दोनों अलग एक मोर्चा स्थापित कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या असर जो है समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा? और क्या दोनों मिलकर के चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को? इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं बीजेपी के पास आ रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि आजम खान जी और शिवपाल विवेक जी आ रही हूँ, शमशाद जी से मेरा ये सवाल है, फिर मैं लौट रही हूँ। अच्छा, ठीक। ऐसा है, पहले तो मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड का हमको 30 सेकंड का मौका दीजिए। माननीय शिवपाल सिंह यादव नेता विरोधी दल थे, और उस वक्त जो है आजम खान साहब जो है पार्टी में नहीं थे, पहले चले गए थे पार्टी बाहर किसी वजह से, जयपर्दा का कारण की वजह से। फिर उसके बाद जब माननीय आजम खान साहब दोबारा पार्टी में आए तो लखनऊ कार्यालय में हम लोग का बहुत बड़ा स्वागत समारोह हुआ था, पांडे जी जानते होंगे। तो माननीय आजम खान साहब जैसे एक मंच पे चढ़े, और उस समय नेता विरोधी दल माननीय शिवपाल सिंह यादव थे।
जैसे मंच पे चढ़े माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने नेता विरोधी दल का इस्तीफा दिया और आजम खान साहब से कहा कि आप बड़े भाई हैं, इस नेता विरोधी दल का जो है हकदार आप हैं, मैं नहीं हूं, वहीं इस्तीफा दे दिया सबके सामने। आपको पांडे जी याद होगा, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से कोई त्याग बलिदान का अगर कोई सीखना हो तो माननीय शिवपाल सिंह सीखे। नेताजी को अपना जो है आदर्श मानते थे, उनका एक इशारा ही उनके लिए आदेश रहता था। अब दूसरी बात आज भी है हाँ, इस बात की मिसाल दी जाती है, आज भी है जी। दूसरी बात मैडम का आपका जो सवाल था मेरे माइंड से निकल गया, क्या कह रही थी आप? मेरा सवाल ये है, क्या शिवपाल सिंह यादव और आजम खान दोनों मिलकर के अगर अलग एक मोर्चा तैयार करते हैं, अलग एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तो इस पर क्या समाजवादी पार्टी पर क्या असर इस पर पड़ने वाला है? देखिए हम क्या लोग दोनों मिलकर के, मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम वोट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा अगर जो है आजम खान बिल्कुल समाजवादी, मैं बता रहा हूँ आपको। सवाल तो सुन लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी, हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया सवाल आपका। मैं बता रहा हूँ मैं पार्टी का एक जो कार्यकर्ता हूं तो हूं, लेकिन है कि कॉमन मुस्लिम वोटर के हैसियत से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, हम लोग को ग्राउंड के बारे में मालूम है क्या होने वाला है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, कोई कहीं भी रहे या आए या जाए, इस बार स्थिति 2024 में बहुत डिफरेंट होगी, आप देख लीजिएगा। खास तौर से मुस्लिम वोट जो एक पार्टी के जो है, जो अपना हकदार समझते थे, हक समझते थे, वो एकदम 90% उलटफेर होगा, आप देख लीजिए इसका। अगर अगर धारा में कोई तैरने की कोशिश करेगा तो उसका नाम हो जाएगा, अगर विपरीत धारा में जाएंगे तो आपका नाम भी नहीं होगा, आप ज्यादा देर दूर तक आप तैर भी नहीं पाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग हमारा इशारा समझ गए होंगे। ठीक है मैडम? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे मैं इसी सवाल के साथ में आ रही हूं, क्या शिवपाल सिंह यादव और आजम खान मिलकर के अखिलेश यादव को चैलेंज देंगे? अगर चैलेंज देते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होता है और समाजवादी पार्टी को किस तरीके का नुकसान होने वाला है? क्या इससे 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं बीजेपी को फायदा मिल पाएगा? श्रीनिवास पांडे जी। बिल्कुल, परिवारवाद की तो राजनीति एकदम खत्म हो जाएगी अगर आजम खान और ये शिवपाल मिल के बनाते हैं, तो जो परिवारवाद की राजनीति है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। और बीजेपी को किसी के इधर जाने और ना जाने से बीजेपी को असर नहीं पड़ता है, उनका एजेंडा साफ है। और जहां तक इन्होंने बोली थी भर्ती की बातें की थी, तो सपा में सिर्फ यादवों की भर्ती हुई थी ना, उसमें अनुच्छेद। अरे आप मौजूदा भर्ती की बात करिए ना, सपा की बात छोड़िए। आज बच्चे वहां पे धरने दे रहे हैं, आज बच्चे धरने दे रहे हैं। नहीं, आप गलत बयानबाजी ना करिए, गलत बयानबाजी मत करिए आप। नहीं, आप पहले आज की बात करिए, आप आज की बात करिए ना। अरे आप बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं भाई, बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं भाई। अरे पांडे जी टेप रिकॉर्डर में चलाइए, बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं आप। मुख्यमंत्री तो ऐसे टोटी तक चुरा के चले जाते, 3000 करोड़ का उनका वो होता है। चिलम फूक रहे थे क्या? ये चिलम फूक के बोल रहे हैं क्या? चिलम फूक के बयान दे रहे हैं क्या? चिलम फूक के बयान दे रहे हैं क्या? एक विशेष धर्मों के ऊपर केवल बुलडोजर चलवाएंगे क्या? आप जैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह के संकीर्ण मानसिकता के लोगों से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सीखने की जरूरत नहीं हमको है। बिल्कुल है, यादव की पूरी भर्ती हुई थी, पूरा मेरे पास भी साक्ष्य की आप क्या बात करिए? उठा के पूरा कच्चा चिट्टा दो ना, तो आज की भर्ती बता दीजिए, आज की भर्ती बता दीजिए। आज की भर्ती में एसआईटी क्यों नहीं हो रही है? आज की भर्ती में एसआईटी की गठन क्यों नहीं हो रही है? आज एसआईटी का गठन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे कितना पैसा गया भाजपा को, कितना लाभ लिया भाजपा ने, कितना पैसा गया सिंडिकेट को, ये बताइए। आज अरे बुलडोजर की बात छोड़ दीजिए, बुलडोजर तो एक विशेष धर्मों को टारगेट कर रहा है केवल। सामाजिक न्याय की परिभाषा तो खत्म कर दी है, सामाजिक न्याय की परिभाषा तो खत्म कर दी है। एक बोला था कि वो चीज है, यादव की सिर्फ भर्ती हुई थी। अब मैंने भी शान से सुना, तो आप भी शान से सुनिए, शान से सुनिए एकदम। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज नीचे रखो, पहले चिल्लाइएगा मत आप। अभी मत चिल्लाइए, क्यों चिल्लाए? अरे भाई क्यों चिल्लाए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इनकी किसी बयानों से, इनके बयान से लगता नहीं है कि क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये चिल्लाने का कंपटीशन हो रहा है क्या? विवेक पांडे जी और श्रीनिवास पांडे जी, कंपटीशन चल रहा है चिल्लाने का। एक एक करके अपनी बात रखिए। पता कुछ है नहीं, बस ब्ला 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 ब्ला। विवेक पांडे जी लौट रही हूँ, विवेक जी लौट रही हूँ, ब्ला 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 करेंगे। विवेक जी लौट रही हूँ, एक बार सुन लेते हैं बीजेपी के आंकड़े पेश करने बैठे हैं केवल। पांडे जी, विवेक पांडे जी, पूरा चेक करके आओ, यादव की भर्ती हुई है। जाहिल गवार,
बदतमीजी ना करिएगा, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बदतमीजी मत करिएगा, किस तरीके के भाषा बता रहा हूं, का बदतमीजी मत प्रयोग कीजिएगा, बदतमीजी मत करना, बदतमीजी मत करना। एसआईटी के गठन तो कर नहीं पा रहे हैं। विवेक पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी, किस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? सारी भारतीय इनकी भ्रष्टाचार की सही भाषा का प्रयोग कर रही है, भाषा को सहमित रखें। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। 9,500 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा करके इन भ्रष्टाचारियों ने केवल और केवल पूरी भर्ती को पैसों की भेंट चढ़ा दी है। सोनवर गैंग 18 से 25 एक-एक करके बात रखेंगे और इस तरीके की भाषा का प्रयोग प्लीज मत 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके करिए। हैं, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। एसआईटी गठित नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार है, ये लोगों ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, नौकरियों को बेच रहे हैं केवल। तभी बेच खाए हो जाके, तभी तो गोद में हो गए हो, गुंडे की पार्टी हो तुम लोग। तुम मुझे ब्राह्मणवाद सिखाओ, समझे? तुमसे मुझे ब्राह्मणवाद सिखाना नहीं है, ढोंगी हो तुम लोग। तुम जैसे ब्राह्मणवाद सीखने की जरूरत नहीं है। तो तुम मेरी बात चुपचाप सुनो। तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? सच बुरा होता है इसलिए भौंकने लगे। इनकी भाषा जो है, मुझे लगता है कि डिबेट में बैठ कर इस तरह की अमर्यादित भाषा यूज करेंगे, मैं इनसे ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते। अंदाजा है। एक मिनट विवेक पांडे जी, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? दोनों लोग इतने इंटेलेक्चुअल लोग हो, बुद्धिजीवी व्यक्ति, यहाँ पर दोनों लोग बैठे हैं, अपनी पार्टी को आप लोग जो भाषा इस्तेमाल की है, मुझे लगता है किसी भी पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो और भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। हेल्थी डिबेट होना चाहिए, इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए। नहीं, निशांत भाई आप भी बैठे हैं, जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, भौंकना और जिस तरह से बदतमीज और ये सब बोलना, मुझे लगता है कि ये आदमी जो है थोड़ा सा संकीर्ण मानसिकता के, मुझे लगता है इनको इलाज की जरूरत है। इनको आप डिबेट में बुलाने के पहले या तो समझा दिया कीजिए कि किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में। शमशाद अहमद जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं। क्या एक बार फिर मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले आजम खान पर जो जिस तरीके से लगातार एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि एक ही समुदाय को जो है बीजेपी टारगेट कर रही है, चाहे वो बुलडोजर की हम बात करें या तमाम चीजें जिस तरीके से अभी देखा, ज्ञान व्यापी की भी हम बात करें, अब जामा मस्जिद को लेकर के भी हो रही है, क्या उनके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे आजम खान? देखिए, आजम खान साहब तो आज भी बोले हैं और कल भी बोले हैं, ज्ञान व्यापी पर भी आपने बयान दिया है। और जिसका जो काम रहेगा वो करेगा मैडम, जिसका जो काम रहेगा वो करेगा। हमारा जो काम है हम अपना करेंगे भाई, जिसको जहां से वोट मिलता है उसके आधार पे चलेगा। हम लोग का काम है समाजवाद बिखेरना, समाजवाद के थ्रू हम लोग वोट लेंगे, उनका काम करेंगे। तो ये अलग बात है, जिसका जिधर से होगा काम वो उधर करेगा। अब जिसका जो ऐसा विचारधारा रहेगा वैसे काम करेगा। अब रही सवाल मुसलमानों के वोट की बात है, देखिए इस बार वोट जो है 100% शिफ्ट होने जा रहा है। 2024 में वोट का शिफ्टिंग होगा। अभी से आप इसको आप लिख लीजिए कहीं, क्योंकि अब मुसलमानों ने जितना हो सकता था अपनी हैसियत से ज्यादा 2022 में वोट किया, लेकिन बदले में क्या मिला? अगर हम सिर्फ इस पे वोट करेंगे कि हमको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, तो फिर अब इस पे वोट नहीं चलेगा, काम इस पे काम नहीं चलेगा। कोई आए जाए, मुसलमानों से इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा भला होना चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, हमारे लोगों का अन्याय, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके लोगों पे बुलडोजर जबरदस्ती नहीं चलना चाहिए। तो जो न्याय हो वो होना चाहिए। हमारे तो बच्चों को शिक्षा होना चाहिए। अतिक्रमण है वहां पर हम बुलडोजर चला रहे हैं, तो जहां अतिक्रमण, अगर अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण, आप अगर सच पूछिए तो आप अतिक्रमण जहां रोड पे अतिक्रमण है, जहां लोग रोड पे अपना अपना पूरा छप्पर डाल लिए, अब ऐसी जगह चले जाइए कि आप गाड़ी लेके जा नहीं सकते, आप जाम रहता है, कोई बीमार हो, कोई एम्बुलेंस हो तो जा नहीं सकती। अगर ऐसी रोड को सफाई कराया जा रहा है, मैं देख भी रहा हूं ऐसी रोड को जो कभी साफ नहीं हुआ वो साफ हुआ है। अगर रोड चौड़ीकरण हुआ है तो मैं इसका जो है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। जो अच्छा काम होता है मैं जरूर उनकी सराहना करूंगा। मैं ऐसी रोड है जो मैंने देखा है, जो दिन में आप कभी भी 4 व्हीलर से नहीं जा सकते, लेकिन आज 4 व्हीलर से फर्राटा भर सकते हैं उस रोड पे। तो कम से कम अगर ऐसा काम हुआ है तो उसके लिए सराहना करना चाहिए। ऐसे मजार और मंदिर थे पंडित जी, ऐसे मजार और मंदिर थे जो मेरे शहर में था, कम से कम 10 मंदिर 10 मजार ऐसे थे जो बीच रोड में थे, और सब रातों रात हटा दिया गया। ये जनता के हित में लिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। अब आप जाइए, अब आ जाइए, आप राशन कार्ड पे आ जाइए। अब राशन कार्ड तो आपने वोट लेने के समय आपने कहा कि हम देंगे, राशन देंगे, अब आप राशन कह रहे हैं कि उसके साथ रिकवरी होगी, तो ये गलत है।
अब अगर चुनाव के समय आपको नहीं देना था उतनी समय कह देते भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, जिसके पास फला 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 चीज है, जिसके पास गैस सिलेंडर है, जिसके पास एसी डीसी है, मैं उसको नहीं दे पाऊंगा। चुनाव समय उतनी समय तो आपने नहीं कहा। तो कम से कम ये होना चाहिए। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो मजदूर, आप मजदूरी करते हैं, जो आप अपने घर में किसी मजदूर को बुलाइए राजगीर का काम जो करता हो, 300 350 रोज लेता है और वो मोटरसाइकिल से आता है। पांडे जी वो मोटरसाइकिल से आता है। अब आप ये क्राइटेरिया हम बना देंगे, अगर हम ये क्राइटेरिया बना देंगे कि जिसके पास, ठीक है, रखिए अपनी बात श्रीनिवास पांडे जी। अगर हम ये क्राइटेरिया बना देंगे, जो शमशाद जी ने कहा वो बात एकदम सच है और इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, लोगों का भला होना चाहिए। और जहां तक राशन कार्ड की है तो राशन कार्ड में ऐसे लोग भी लोग हैं कि जो जिनको जरूरत नहीं है वो राशन कार्ड लेके बैठे, जरूरत नहीं वो छोड़ दे, सक्सेस छोड़ दे, आप सर्वे कराइए, लेकिन छोड़ दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। जो लेबर है भाई साहब सुनिए, हाँ ये परिपक्वता होती है ना कि झौ करना। मैंने भी उनकी बात शांति से सुनी थी, लेकिन मैंने जरा एक बात कही तो वो एकदम भड़क उठे, तो ये चीज नहीं चलती है मैडम। जो बात है शमशान जी की बात जो है वो सच है, उसका हम भी आदर करते हैं। इन्होंने अच्छे एक सेकंड मैं आपसे एक सेकंड में ले रहा हूँ, सरकार के पास संज्ञान लेंगे कि हाँ सरकार इस बात को भी सोचे, और स्वागत है अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसका स्वागत है, हम उसका स्वागत करेंगे और उसकी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे कि भाई वो भी है। और विपक्ष को एक अच्छा विपक्ष बनना चाहिए, ना कि अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। विपक्ष जो लोहिया जी की समाजवाद पार्टी थी, मैं तो नहीं मानता हूं कि वो लोहिया जी की समाजवादी पार्टी आजकल मतलब है। और इन्होंने जो कहा जो सम्मान और मान सम्मान नहीं मिला, तो ये सच है कि मान सम्मान तो नहीं मिला, चाहे वो शिवपाल जी हो चाहे आजम खान हो। और आजम खान जी भी दूध के फूले नहीं थे, उन्होंने जयप्रदा जी के लिए बहुत गलत स्टेटमेंट दिया था। तो जो गलत स्टेटमेंट है, चाहे हमारे पार्टी को चाहे किसी के पार्टी पे, आप एक महिला के लिए अभद्र स्टेटमेंट नहीं कर सकते। और ये चीज जहां तक बात है, और अगर इनकी कोई बातें अच्छी है तो वो बिल्कुल संज्ञान में लेगी सरकार को, और सरकार तक भी पाओगे कि शमशाद जी ने ये बात कही है और हम इनका स्वागत करते हैं। इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सोचा। जो आज हमारा काम है समाज के हित के लिए बारे में सोचना, समाज के लिए सोचना, ना कि तू मैं करके। आज की डेट में बिजली की किल्लत है, आप देखिए जगह जगह पे बिजली छापा मार रही है। अब आप कहीं भी देख लीजिए, इसमें वोल्टेज बहुत डाउन है, तार की स्थिति खराब है, ट्रांसफार्मर की स्थिति खराब। 24 घंटे में मुश्किल 18 घंटे बिजली आती है, 18-17 घंटे बिजली आती है, उसके बाद छापे अलग से पड़ रहे हैं। कहीं कहते हैं कि लखनऊ से विजिलेंस आया, किसी के 3 लाख के नीचे, अब वो 3 लाख के नीचे देकर और उसके बाद 30,000 रुपये वो लोग डील कर लेते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। ये अधिकारी लोग जो है आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारे सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो ईमानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनके अधिकारी सब भ्रष्टाचारी हैं, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने खुद भी संज्ञान में दिया है योगी जो, क्योंकि और ये भ्रष्टाचार देखिए एक रात का नहीं होता है। आप भी शमशान जी मानिए कि एक रात का नहीं, शुरू से हमारे ठीक है। मैं श्रीनिवास पांडे जी मुझे से हम लोग भटक रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ले रही हूँ। अखिलेश यादव पर इस वक्त जो है पूरे समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं, उत्तर प्रदेश की जो है निगाहें टिकी हुई हैं। क्या आजम खान के करीब हो पाएंगे अखिलेश यादव? इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे, यही सवाल, फिर उसके बाद विवेक पांडे जी से। वो कभी भी नहीं हो पाएंगे। अखिलेश अपनी बपौती मान लिए हैं, अपनी वो उनको लगता है पार्टी परिवारवाद, चाहे राहुल गांधी ने डुबो दिया कांग्रेस को, अखिलेश उसी राह पे चल रहे हैं, उनको भी डुबो के करना है। यहाँ पे लोगों की इज्जत नहीं करनी है, जिसने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना बहाया, चाहे आजम खान हो चाहे शिवपाल ने अपना खून पसीना बहाया, उनकी इज्जत नहीं करनी है, उनको करना है। बस परिवारवाद की पार्टी है, चाहे अपर्णा यादव है, इस वजह उन्होंने सिद्धांतिक आधार पर पार्टी को त्याग दिया। लेकिन ये कुछ भी कहे, अपने जस्टिफाई करे अपने स्टेटमेंट को, लेकिन ये नहीं है, जब तक ये परिवारवाद की पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होना वाला। ऐसे ही आजम खान अपमानित होते रहेंगे, ऐसे ही शिवपाल अपमानित होते रहेंगे। ठीक है, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगी। विवेक पांडे, साथ में एक सवाल और ले लेते हैं। खुद को मुस्लिम राजनीति में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान की। अगर मैं बात करूं, जेल से बाहर आते ही वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जो भी सजा मिल रही है वो राइट फॉर वोट के लिए मिल रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, आजम खान जी के लिए पहले तो मैं एक परिपक्वता के साथ एक बात कह दूं कि आजम खान जी को मुस्लिमों के बीच में स्थापित होने के लिए प्रयास और कवायद करने की जरूरत नहीं है।
वो ऑलरेडी मुस्लिम समाज के एक बहुत लेकिन बड़े जिस अग्रज तरीके नेता से, के रूप में विवेक जाने जी, यहाँ जाते पे हैं, जो थोड़ा सा स्थापित है। थोड़ा सा रोकूंगी आपको क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, उनकी जो सक्रियता है इस वक्त ज्यादा हो गई है मुसलमानों के बीच की, मैं अगर बात करूं तो किस तरीके से अब आजम खान जो है खुद को मुसलमानों के बीच सक्रिय करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया विवेक पांडे जी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी जो है अच्छा बोलते हैं, और मेन बात है कि वो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जिस तरह से उनका अभी तक का ग्राफ रहा है, मुस्लिम समाज उनको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और आजम खान जी को स्थापित होने के लिए कवायद करने की जरूरत नहीं है। आजम खान जी का नाम ही काफी है। वो जहां मंच पे खड़े हो जाते हैं, वहां मुस्लिम समाज उनको अपना नेता मान करके एक तरफा वोट करता है। मैं मुस्लिम समाज की अगर आप बात कर रही हैं तो मैं स्पष्टीकरण के साथ उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात की थी। चलिए एक नए तरीके से शुरू करते हैं कि सकारात्मक बातों को ये सरकार तक पहुंचाएंगे। चलिए सकारात्मक बातों पे भी आ जाते हैं कि 9,500 से ज्यादा यूपीएसआई के बच्चों की भर्तियां जो है, भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी है, 100 से ज्यादा उसमें पकड़े गए हैं अभ्यर्थी जो कि बाकायदा पैसे दे करके या गलत तरीके से अपना पेपर सॉल्व करवा रहे थे। तो उन सॉल्वर गैंग को तो आप पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं, 9,500 से अधिक बच्चों का भविष्य दांव पे लग चुका है, आप एसआईटी क्यों नहीं गठित करा देते, जो बच्चों की लगातार मांग चल रही है सोशल मीडिया पे, इको गार्डन में जो धरने के साथ चल रही है। आप एक एसआईटी गठित कराइए और निष्पक्षता से इसकी जांच करा के जो भी अभ्यर्थी है उनको आजीवन प्रतिबंधित करिए उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों से, क्योंकि जिसकी नीयत और मंशा अभी से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, वो सरकारी सेवा में आने के बाद किस तरीके से ईमानदार और परिपक्वता के साथ नौकरी करेगा। तो हम तो आपके सामने एक मांग चलिए रख रहे हैं कि आप हमारी मांग ऊपर तक पहुंचा दीजिए कि एक एसआईटी गठित कर दीजिए और 9,500 बच्चों का जो भविष्य दांव पे लगा है, इसको परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करा के दोबारा इसका री एग्जाम करवाया जाए। तो ये बात आप पहुंचा दीजिए पांडे जी, अगर ये सकारात्मक अगर आप रूप से देखना चाहते हैं। चाहूंगी और एक सवाल मैं यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ कि आजम खान का कहना है कि मेरी तबाही के पीछे मेरे अपनों का हाथ है। सवाल यही है कि कौन है वो अपने, कौन है वो सगे, क्या कहेंगे? आजम खान जी के पीछे उनके अपने वो थे जिन्होंने आजम खान जी के ऊपर जमीन कब्जा करने को लेकर के, बकरियां चुराने को लेकर के जिन लोगों ने मुकदमे किए, वो मुकदमे किन्होंने करवाए? भाजपा शासित संरक्षित अधिकारियों ने करवाए। भाई ये तो आजम खान जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सत्ता के संरक्षित अधिकारियों की मानसिकता जितनी सीमित थी उतने ही मुकदमे उन्होंने करवाए, और सारे मुकदमे में वो बेल आउट होते गए। अंतिम मुकदमे में तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक उत्तर प्रदेश सरकार को खानी पड़ गई। तो ये तो समझने वाली बात है कि न्यायपालिका स्वच्छंद रूप से अपना काम करती है, और उनके अपने जो थे आजम खान जी उनको बराबर चिन्हित कर लेंगे। उसके लिए भी मुझे या शमशाद भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पीड़ित रहे हैं, उन्होंने झेला है, वो बराबर जेल में थे अंदर से, तो वो बखूबी जानते हैं कि कौन लोग थे जो उनके पीछे बैठ करके उनके गुलशन को उजाड़ने में लगे थे। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी रखिए अपनी बात। हाँ, अगर इसमें जो दोषी होंगे उनको दंड मिलेगा। अगर जो न्यायपालिका पे तो आपको भरोसा है तो आप न्यायपालिका पे भरोसा किए, न्यायपालिका की वजह से तो आप जेल से छूट के आए। तो अगर वो चिन्हित करते तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि चिन्हित करके वो सच पे समय कि कौन उनको डस रहा है, कौन उनका अपना है। और जहां तक उन्होंने शमशाद भाई ने सही बात बोली कि मुस्लिम वोट तो निश्चित ही प्रभावित होगा, और ये एक नई परिकाष्ठा लिखी जाएगी, और हम इसको देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, क्या करवट होता है, क्या अखिलेश यादव अपना घमंड छोड़कर हम्बल बनते हैं, या मतलब ऐसे ही लोगों का अपमान होता रहता है। अरे एसआईटी गठित होगी ना पांडे जी, एक निवेदन किया मैंने। एसआईटी के साथ आप निश्चिंत रहिए, वो गठित होगी, आपकी बात पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत बस 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 धन्यवाद। यही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि एसआईटी गठित होगी। मैं बच्चों को बता देता हूँ कि एसआईटी गठित करने जा रही है। बात पहुंचाएंगे, निश्चित हम पहुंचाएंगे। लखनऊ अगले हफ्ते जा रहे हैं, आपकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है विवेक पांडे जी, एक सवाल ये भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर कि इस्लामिक संगठनों की अगर मैं बात करूँ और मौलानाओं की मैं बात करूँ, जिनसे आजम खां हमेशा दूरी बनाते थे, लेकिन अब जो है आजम खां उनके करीब जाने का सरेआम उन्होंने ऐलान किया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, इसी पर शमशाद जी आपकी भी प्रतिक्रिया। पहले विवेक पांडे जी। देखिए, आजम खान जी अब अपनी इतने सालों के बाद जब वो बाहर आए हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, और जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए भाजपा का कार्यकाल अगर आप पहला कार्यकाल देखेंगे या दूसरा कार्यकाल देखेंगी और कोई ये कह दे कि धर्म एकदम निष्पक्षता के साथ बराबर काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों से इसको समझ लेते हैं। आप सीए एनआरसी से लेकर अब तक का जितना भी इनका कार्यप्रणाली है, आप देख लीजिए, बुलडोजर की भी बात हो रही थी। सामाजिक न्याय का बुलडोजर नहीं चल रहा है, राजनीतिक पूर्वाग्रह का बुलडोजर चल रहा है।
बुलडोजर केवल वहां चल रहा है जहां पे इनको वोट बैंक खसकने का डर है, राजनीतिक वर्चस्व इनका फिसलने का डर है, बुलडोजर वहां चल रहा है। आपकी और मेरी शिकायत पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो आप यहां से बाहर इनके कार्यप्रणाली में अगर देखना चाहेंगे, दिल्ली से लेकर यहां तक आप देख सकती है। वो तो ठीक है कि भाई जब आप कुछ उसमें ऊंट के साथ घुन पिस जाता है तो वो एक अलग बात है, वो एक अपवाद हो जाता है, लेकिन ये सत्य है कि इनकी कार्यप्रणाली जो है एक धर्म विरोधी कार्यप्रणाली रही है और भाजपा इसके लिए जानी जाती है। इसके लिए मुझे स्पष्टीकरण देने की या शमशाद भाई को देने की जरूरत नहीं है, आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हर वर्ग, हर तबके, हर धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। अब आज आपने पहले मुफ्त राशन बांट के वाहवाही लूटी, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप दिखाने के लिए कि भारत में 80% लोग गरीब नहीं है, ये बताने के लिए अब आप वसूली करेंगे। तो भाई आपने बांटा ही क्यों पहले? मतलब आपकी सरकार करने के बाद अपनी गलतियों को सुधारती है क्या? उस गलतियों के पीछे कितना नुकसान देश का होता है, इसको भी तो समझना जरूरी है। आप शिक्षा, महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी, रोजगार की बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपने इतने एमओयू साइन कराए थे पहले कार्यकाल में, मैं तो पूछ रहा हूं कितने उद्योग उत्तर प्रदेश में आ गए? से चर्चा रखेंगे, एक एक कमेंट इसी पर आप सभी का आज की चर्चा को लेकर के। सबसे पहले शमशाद जी आपका एक आखिरी कमेंट, उसके बाद विवेक जी, उसके बाद श्रीनिवास पांडे जी। शमशाद जी, शमशाद अहमद जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? शमशाद जी आवाज पहुंच पा रही है? शमशाद भाई का मुझे लगता है इनका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है, अनम्यूट करें शमशाद जी। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, इसी को लेकर के आपकी इस चर्चा को लेकर के जो है मैं आपसे एक आखिरी कमेंट चाह रही हूँ। वही सवाल ये भी है कि इस्लामिक संगठनों की अगर मैं बात करूँ, मौलाना की बात करूँ, इससे पहले जो है आजम खान इनसे दूरी बनाते थे, लेकिन अब सरेआम जो है इन्होंने ऐलान कर दिया है करीब जाने का। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और इस चर्चा को लेकर के आप सभी का एक एक आखिरी कमेंट। शुरुआत आपसे करेंगे शमशाद जी। निश्चित तौर पे अगर माननीय आजम खान साहब अगर मौलाना या धार्मिक हमारे लोगों से लीडरान से अगर मिलने की चेष्टा रखते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उसमें आप कम्युनल कोई मुद्दा देखिए, वो इसलिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में क्या इस वक्त चल रहे हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 सॉरी। तो 2024 के हिसाब से मुसलमानों में अंदर क्या खिचड़ी पक रही है जो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि वो जेल में थे 27 महीना से, अब वो बाहर आए, उनको फीडबैक मिला होगा, तो फीडबैक लेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, तभी तो फीडबैक मिलेगा कि मुसलमान का मन में क्या चल रहा है, अब वो 2024 में किधर जा रहा है। ये सब फीडबैक लेने के लिए मेरे ख्याल से सबसे मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर में उनको जो फीडबैक मिलेगा बहुत ही चौंकाने वाला मिलेगा। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से। मैं तो यही कहूंगा कि जो 2024 में या चाहे कोई फीडबैक देखे, चाहे कुछ करे, मोदी ही जी आएंगे, उनको कोई हिला नहीं पाएगा। जनता ने हमें विकास के मुद्दे पे, जनता ने हमें मापदंड पे चुना है, तो जनता वो जानती है कि सच क्या है, हमारे लिए कौन खड़ा है। चाहे मुस्लिम समुदाय के 3 तलाक का भी मामला मोदी जी ने उड़ाया, पहले तो किसी ने 3 तलाक का नहीं हुआ, हमेशा मुस्लिम औरत शोषित ही होती रही। तो चाहे किसी भी चीज को, और मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि फ्री राशन हम उनको देंगे या हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसी राजनीति हम लोग, ओछी राजनीति हम लोग करते ही नहीं है। और सेकेंडली, अगर ये जो बोल रहे हैं कि जितना भी जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसे कोई मतलब नहीं है कि हमारे में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे में भ्रष्टाचार एकदम नहीं है। और भ्रष्टाचार में था तो वो अखिलेश के शासन में ही था। और ये मुलायम जी क्यों भूल जाते, कार्यकर्ता पे गोली किसने चलाई थी? तो अगर ये एक धर्म की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं, तो मुलायम जी का ही ये स्टेटमेंट था कि सबसे पहले मुस्लिमों के संसाधन पे अधिकार है। और उन्होंने कार्यकर्ता पे किस वजह से गोली चलाई थी? क्या वहां पे राम मंदिर नहीं था? ये बता दे कि बाबर ने मस्जिद तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया था, या आक्रांता औरंगजेब ने तोड़कर मतलब ज्ञानव्यापी नहीं किया था? तो ये सब चीज नहीं किया था। तो ये सब ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो सबको पता है, जग जाहिर है, दूध का दूध पानी का पानी होके रहता है। विवेक पांडे जी, आपका भी एक आखिरी कमेंट। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने सुना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं पे भी ये प्रतिबंधित नहीं है कि आजम खान जी अपने समाज के धर्मगुरुओं से नहीं मिल सकते हैं। अगर उन्होंने दूरी बनाई थी और अगर वो मिलना चाहते हैं, उनका स्वैच्छिक विषय है और ऐसी कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं है। भाई हर वर्ग के लोग अपने समाज के धर्मगुरुओं से मिलते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं।
आत्ममंथन आत्मचिंतन करते हैं। अगर वो भी मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात मुझे नहीं दिखता कि सामाजिक दृष्टि से कहीं भी कुछ गलत है। दूसरी बात, हमारे पांडे जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि भाजपा गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को क्यों भूल जाती है जब भी कोई धार्मिक प्रयोजन करना होता है। भाई हमारे हिंदू धर्म में तो सबसे पहले ये सबसे विशेष नियम दिया गया है कि कोई भी जब परिपाटी होगी, भारतीय हिंदू धर्म को संरक्षित करने का जो शास्त्रीय मत दिया गया है, जो एक सनातनी उसमें नियम दिया गया है, वो तो शंकराचार्यों को प्रमुख प्रधान बताया गया है। लेकिन मैंने तो आज तक इनको ना देखा कि शंकराचार्यों को इन्होंने रामलला के शिलान्यास में आमंत्रित किया हो, उनकी पादुका पूजन की हो। तो मुझे लगता है कि ये भाजपाई हिंदू धर्म ना सिखाते हुए सनातनी धर्म थोड़ा सा सीख ले तो ये वास्तव में धर्म के थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के हू हल्ला शुरू हो गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर, अगर मैं प्रसपा की बात करूं, जिस तरीके से उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं आजम खान, एक नया प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के समर्थकों की मैं बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव और आजम खान ने खून पसीना करके पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब आपने उनको साइड कर दिया है। समाजवादी पार्टी के जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव से भी कई लोग जो है नाराज है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या आजम खान का फैसला होगा, क्या वो नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की जो करीबियां हैं, जो ये नजदीकियां हैं, ये क्या आगे रुख लेने वाली है, देखने वाली बात होगी। यलगार हो कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।